नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम का पेपर फर्स्ट, जो आपका जीके एंड जीएस का होता है। तो दोस्तों, हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया था और आज अपने इसके 10वें भाग के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है सभी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, यदि सच में आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, आपको क्लासेज अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करना दोस्तों, ताकि ये जो क्लासेज है वो आगे से आगे पहुंच पाए और बाकी बच्चों को भी लाभ हो सके। और चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको यहाँ से चैनल पर मिलते हैं। और हाँ, पूरा कोर्स केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलने वाला है दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास में जो हमें बात करनी है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में ही करनी है। गांधी युग को अपने पढ़ रहे थे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक बार वो कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अतुल आर्यस के नाम से आपको मिल जाएगा। अन्यथा आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली क्लास नोट्स वगैरह, फ्री टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे दोस्तों। तो चलिएगा शुरू करें आज की क्लास को। इस क्लास में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में ही, ये इसका 10वां भाग है। तो दोस्तों, हमने उदारवादी चरण, ये 3 चरणों के अंदर बांट करके हम पढ़ रहे थे और इन 3 चरणों में उदारवादी चरण को हमने पढ़ लिया था, उग्रवादी चरण को हमने पढ़ लिया था। वो अपने गांधीवादी चरण के विषय में बात कर रही थी। तो गांधी युग के अंदर ही आज हम बात करेंगे कुछ अन्य जो साथ में चलने वाली चीजें थी उनके विषय में। पिछली क्लास में हमने देखिएगा एनी बेसेंट के विषय में पढ़ा, तिलक के विषय में पढ़ा और ये सारी चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। होम रूल आंदोलन को भी हमने देखा था। अभी हम बात करने वाले हैं स्वराज पार्टी के विषय में। तो स्वराज पार्टी क्या थी और कैसे ये प्रारंभ हुई, किसने क्या क्या इसमें काम हुए थे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, बात करते हैं 1922 की। तो 1922 के अंदर सीआर दास की अध्यक्षता में कांग्रेस के गया अधिवेशन का आयोजन हुआ था। यहाँ पर आपसे 1-2 क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। पहली बात तो कि 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सीआर दास की अध्यक्षता में हुआ था। चित्तरंजन दास जिसे अपने कहते हैं। इसमें सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इन्होंने कहा कि असेंबली के चुनाव में हमें भाग लेना चाहिए। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को अपरिवर्तनवादी नेताओं के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। कौन थे अपरिवर्तनवादी नेता, उन्हें भी अपने देख लेते हैं। जिसके कारण सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने इस विभाजन से बचने के लिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को कांग्रेस के अंदर ही राजनीतिक पार्टी बनाने की अनुमति दे दी। अब समझिएगा इस बात को कि हुआ क्या है, असल में क्या क्या घटनाएं यहाँ पर चल रही हैं। 1922 में अधिवेशन होता है, गया का अधिवेशन है, सीआर दास की अध्यक्षता में होता है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, इस अधिवेशन में सीआर दास जो कि अध्यक्षता कर रहे थे और मोतीलाल नेहरू दोनों ही बड़े नाम थे। ये दोनों के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है जिसमें चुनाव में भाग लेने की बात थी। अब इसमें 2 टाइप के नेता थे यहाँ पर, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। ये परिवर्तनवादियों की श्रेणी में आते थे। तो इस प्रस्ताव को जो परिवर्तनवादी नेता है वो अस्वीकार कर देते हैं कि नहीं भाई, ऐसा हमें चुनाव में भाग नहीं लेने की आवश्यकता है, हम नहीं लेंगे। अब इससे सीआर दास और जो मोतीलाल नेहरू उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो इससे कांग्रेस के पद से वो क्या कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं कि तो फिर जाइएगा, हमें आपके साथ में काम ही नहीं करना, हम अलग काम कर लेंगे। तो कांग्रेस ये सोचती है, पहले भी विभाजन हो चुके थे तो अब वो विभाजन को नहीं चाहती है और इस विभाजन से बचने के लिए वो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू को ही कह देती कि आप कांग्रेस के अंदर ही एक राजनीतिक पार्टी बना लें जो काम करेगी, लेकिन वो कांग्रेस के अंदर रह करके ही काम करेगी, यानी कांग्रेस से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप एक कांग्रेस के अलायंस के रूप में, आप कांग्रेस के ही एक भाग के रूप में राजनीतिक पार्टी बना करके काम कर सकते हैं दोस्तों। और ये परिवर्तनवादी नेता कौन थे? तो यहाँ पर 2 नाम हमें याद रखने हैं, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू।
अपरिवर्तनवादी या जो रूढ़िवादी जो बदलाव नहीं चाहते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती गोपालाचारी और डॉक्टर अंसारी थे। परिवर्तनवादी नेता जो थे, जिसमें हमने सी आर दास और मोतीलाल नेहरू का नाम लिया था, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मांग गया अधिवेशन में उठी थी उसी के बाद में चलते चलते देखिएगा क्या होता है, स्वराज पार्टी का गठन हो जाता है परिवर्तनवादी नेताओं के द्वारा। परिवर्तनवादी नेता कौन है? सी आर दास है और मोतीलाल नेहरू है दोस्तों। नवंबर 1923 में, क्योंकि ये कहा गया था ना कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंतर्गत ही चुनाव लड़ेगी, तो स्वराज पार्टी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव में हिस्सा लेती है और 42 सीटों को जीत जाती है दोस्तों। अब हम देखें स्वराज पार्टी की फिर उपलब्धियां क्या रही, कौन कौन सी कार्य इन्होंने किए। तो सबसे पहली बात कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए मुड्डी मैन समिति का गठन किया गया, ये इसका पहला उपलब्धि अपनी कह सकते हैं। दूसरी कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव। तीसरी है 1925 में विठल भाई पटेल केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष पद तक पहुंच गए थे। ये स्वराज पार्टी की कुछ एक उपलब्धियां अपने मान करके चलते हैं। अब इसमें गांधी और दास के मध्य एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है, उसकी अपने बात करते हैं। इस गांधी दास पैक्ट में क्या हुआ, यहां से भी प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमें डेट ही याद रखनी है, कब की है? 1924 की है, नवंबर 1924। ये समझौता किस किस के बीच में हुआ? सी आर दास और गांधी जी के मध्य होता है। इसमें स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया जाता है कि कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अंग के रूप में ही वो विधानसभाओं के अंदर कार्य करेगी। तो दास गांधी पैक्ट के अंदर 1924 में ये समझौता होता है। ये कहा जाता है कि स्वराज पार्टी को अधिकार है कि वो कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अंग के रूप में ही विधानसभाओं के अंदर कार्य करें। कांग्रेस की बेलगांव अधिवेशन में गांधी दास की पुष्टि कर दी जाती है। गांधी दास पैक्ट यानी गांधी दास का जो समझौता था उसकी पुष्टि कर दी जाती है। तो देखिएगा, इस समझौते की पुष्टि कब होती है? बेलगांव अधिवेशन में होता है। यहाँ क्वेश्चन जो बनता है कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ? 1924 में। किसके बीच में हुआ? सी आर दास और गांधी जी के मध्य हुआ। क्या हुआ इसमें? तो इसमें स्वराज पार्टी को यह अधिकार दिया गया कि वो कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य कर सकती है। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो है स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें नहीं थे। लेकिन जो मुख्य नेता थे सी आर दास ने ही इस पार्टी को खड़ा किया था। तो सी आर दास की जैसे ही मृत्यु होती है तो स्वराज पार्टी का अस्तित्व भी उनके साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के विषय में। कुछ क्रांतिकारी घटनाएं भी यहाँ हैं, उनके विषय में भी बात कर रहे हैं, जो कि साथ ही साथ चल रही थी। स्थापना 1924 में होती है इसकी। कहां पर? कानपुर में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। कहां पर हुई थी? कानपुर में होती है दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद। कौन थे दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक रहे। साथ ही थे इनके सचिंद्रनाथ सान्याल इसके सदस्य के रूप में। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई। इसके सदस्य कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, जिन्होंने फिलोसफी ऑफ बम लिखी। तो ये जो है ये सारे के सारे इसके सदस्य थे। तो याद क्या रखना है? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में। कहाँ हुई? कानपुर में हुई। और संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद थे। इसके सदस्य मुख्य मुख्य कौन कौन से रहे? तो रामप्रसाद बिस्मिल है, योगेश चटर्जी है, भगत सिंह है, भगवती चरण बोहरा है और फिलोसफी ऑफ बम की जो है इससे संबंधित रहेगी भगवती चरण बोहरा से। अब इन्होंने जो कार्य किए उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है काकोरी केस। काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या किया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सहारनपुर लखनऊ के सदस्यों के द्वारा सहारनपुर लखनऊ जाने वाली रेलवे लाइन पर 8 डाउन ट्रेन जो थी उसे 9 अगस्त 1925 को लूट लिया जाता है। क्या किया जाता है? लूट लिया जाता है। उस जो ट्रेन थी उसको लूटा जाता है, क्योंकि उसमें सरकारी खजाना था।
और ये जो घटना है इतिहास में काकोरी कांड के नाम से, काकोरी षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। इस केस में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये 4 लोग कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल है, और अशफाकुल्ला है, रोशनलाल है और राजेंद्र लाहिड़ी है, जिन्हें यहाँ पर फांसी की सजा सुनाई जाती है। तो क्या है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। काकोरी कांड क्या है? सहारनपुर लखनऊ लाइन पर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन जो है उसे 9 अगस्त 1925 को लूटा जाता है। इसी को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं 9 अगस्त 1925 का समय है। शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही नंबर 8 डाउन ट्रेन को लूटा जाता है ताकि ब्रिटिश सरकार के खजाने में सेंध लगाई जा सके। लगभग 46,000 रुपए लूटे गए थे इसमें, सरकारी आंकड़ों के अनुसार। इसमें किसे सजा हुई? हम कहें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा हुई, और सचिंद्र सान्याल और सचिंद्र बख्शी को काला पानी हुआ था दोस्तों। बाकी जो क्रांतिकारी बचे थे उन्हें 4 से 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई थी दोस्तों। तो उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। काकोरी क्रांति की, काकोरी कांड की पूरी कहानी यही है। इसके बाद में हम बात करते हैं, अगला इसमें परिवर्तन होता है, एक और संस्था बनती है हिंदुस्तान सोशलिस्ट। अब इसमें शब्द कौन सा जुड़ गया है दोस्तों? सोशलिस्ट, समाजवाद इसमें शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टियों का जो है पूरी दुनिया में बोलबाला चल रहा था। तो सितंबर 1928 में होती है इसकी स्थापना। इसका स्थान था दिल्ली का फिरोज शाह मैदान, और यहाँ जो संस्थापक हैं वो आते हैं हमारे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। कौन आए दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य था भारत के अंदर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना करना, समाजवाद को लेकर के आना। इसने कार्य क्या क्या किए? तो उसमें देखिए सबसे पहले जो आता है वो लाहौर षड्यंत्र आता है, लाहौर केस आता है। 17 दिसंबर 1928 का है। इसमें देखिए हुआ क्या था, लाला लाजपत राय जो थे वो लाहौर में साइमन कमीशन जब आया तो उसका विरोध कर रहे थे, याद रखिएगा इस बात को। तो उसी समय सैंडर्स नामक एक पुलिस अधिकारी है जो लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करता है, और उसी प्रहार के कारण जो लाला जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाला जी कहते भी है ना, मेरे ताबूत में लगी हुई एक एक कील ब्रिटिश सरकार के ताबूत में लगी कील होगी ना, मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत में लगी हुई कील साबित होगी दोस्तों। ये ऐसा उस समय इनके द्वारा स्टेटमेंट भी दिया गया था दोस्तों। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी, और इस मृत्यु के बाद में जो रुष्ट होते हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और वो राजगुरु, ये जो है मिलकर के सैंडर्स की क्या कर देते हैं, सैंडर्स की हत्या कर देते हैं दोस्तों। इतिहास में यही घटना जो है वो लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? इसे ही हम लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र के केस में फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी इसमें दी जाती है। यहाँ चित्र में भी आप तीनों को देख सकते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के अन्य कार्यों में एक और कार्य था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम फेंकना। इसमें 8 अप्रैल 1929 का दिन आता है। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाता है। हालांकि बम कोई ऐसा खतरनाक बम नहीं था, सिर्फ आवाज और धमाका करने वाला ही था, और यही कहा जाता था कि सरकार के कानों में आवाज पहुंचाने के लिए धमाका जरूरी है, और वो वहीं खड़े रहते हैं, धमाका करके कहीं भागते भी नहीं है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। जब ये बम फेंका गया तो उस समय असेंबली में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद पर बहस चल रही थी दोस्तों। भगत सिंह ने इस समय नारा दिया था इंकलाब जिंदाबाद, जो आज भी एक आंदोलन के नारे के रूप में प्रचलित है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद ने जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था, पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, तो 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने आप को गोली मार लेते हैं, जिसके द्वारा उनकी वहां पर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद थे और आजाद ही रहे, वो किसी के जीते जी किसी के हाथ नहीं आ पाए थे दोस्तों।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हमने काफ़ी कुछ सीखा है। बाकी के टॉपिक भी इसी प्रकार से चलते रहेंगे, बड़ी जल्दी अपने सिलेबस को पूरा कर लेंगे और हिम्मत रखिए, साथ साथ चलते रहिए। बहुत ही जल्दी 1 या 2 दिनों में मेरी पूरी कोशिश है कि आपके लिए जो मैनेजमेंट है उसकी क्लासेस भी शुरू की जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।